अब हम ओमिक्रॉन की बात करेंगे। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो विश्व में 108 देशों में 1,51,000 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 26 इसमें मृत्यु रिपोर्ट हुई हैं। जो 10 देश हैं अधिकतम संख्या के आधार पर, वो हैं यूके, डेनमार्क, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और एस्टोनिया। यानी 10 देशों में मैक्सिमम जो कोविड के केसेस हैं उसमें यूके में 90,000 से ज़्यादा केसेस हैं, डेनमार्क में 30,000 से ज़्यादा केसेस हैं, नॉर्वे और कनाडा में 5,000 से ज़्यादा हैं, यूएसए और जर्मनी में 3,000 से ज़्यादा हैं और साउथ अफ्रीका में 1,600 से कुछ अधिक हैं। ये हमने विश्व के नक्शे पर भी आपको कलर कोड के माध्यम से ये दिखाया है कि ओमिक्रॉन का स्प्रेड क्या है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक WHO ने ओमिक्रॉन के बारे में किस प्रकार के गाइडेंस दिए हैं। WHO ने 7 दिसंबर 2021 को ये कहा कि ओमिक्रॉन हैज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा। इसका अर्थ ये है कि जिस रफ्तार से डेल्टा फैलता है उससे कहीं अधिक रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है। WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस डबल होते हैं 1.5 दिन से 3 दिन के अंदर। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। इसलिए हमारा परामर्श राज्यों को और आपके माध्यम से सबको ये है कि हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है और हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत सख्ती से अपनाने की आवश्यकता है। दूसरा, WHO ने ये कहा कि अ हायर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कंपेयर्ड टू डेल्टा हैज़ बीन कंफर्म्ड बाय हाउसहोल्ड एंड कॉन्टैक्ट स्टडीज़ इन यूनाइटेड किंगडम। यूके में जो स्टडीज़ हुई उन्होंने बताया कि घर के भीतर और जो पॉजिटिव ओमिक्रॉन व्यक्ति के कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन संतोष की बात यह है कि WHO का ये भी कहना है और हमने भी अपने देश में देखा है कि जो थेरेपेटिक इंटरवेंशन है यानी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो कोविड के लिए हमने अपनाए थे और डेल्टा के लिए भी अपनाए थे, वो भी VOC है, वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन पर भी प्रभावी होंगे। लेकिन फिर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न और हाई रिस्क वेरिएंट क्यों माना जा रहा है? इसके लिए WHO ने 3 कारण दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो हमने आपसे शेयर की। उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि एविडेंस अभी भी इमर्ज कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इम्यून एस्केप का जो पोटेंशियल है इस VOC का, वायरस ऑफ कंसर्न का, वो ज़्यादा है, यानी इम्यून सिस्टम से वो एस्केप करता है। हाई ट्रांसमिशन रेट भी हैं जिनसे कि मल्टीपल सर्जेस हो सकते हैं और भविष्य में भी सर्जेस हो सकते हैं। ये 17 दिसंबर को WHO ने कहा। उसके बाद 22 दिसंबर को उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो भी हम आपके ध्यान में लाना चाहेंगे। 22 दिसंबर को WHO ने एक ब्रीफिंग आयोजित की। उसमें WHO के डायरेक्टर जनरल ने ये बोला कि ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले अधिक तेज़ रफ्तार से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैंकेट यूज़ ऑफ बूस्टर डोजेज के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? उसका उन्होंने कारण दिया। उन्होंने ये कहा, नो कंट्री कैन बूस्ट इट्स वे आउट ऑफ द पेंडेमिक एंड बूस्टर्स कैन नॉट बी सीन एज टिकट टू गो अहेड विद प्लान्ड सेलिब्रेशंस विदाउट द नीड फॉर अदर प्रिकॉशंस। साधारण हिंदी में इसका अर्थ ये है कि केवल बूस्टर लगा लेने से अगर आपको लगेगा कि पेंडेमिक से मुक्ति मिल जाएगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बूस्टर मिल गया इसलिए आप तरह तरह के उत्सव और त्योहारों में भाग लें, ऐसा भी ठीक नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं WHO कि वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ अन्य कदम भी महत्वपूर्ण हैं। अन्य कदम क्या हैं? अन्य कदम है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, आप भीड़ भाड़ से बचें,
आप अगर आपने दूसरा डोज नहीं लिया है तो उसको लें। यदि आपके पास लक्षण आपको दिखते हैं तो आप अपने को टेस्ट कराएं, आइसोलेट करें। इस प्रकार के स्टेप्स अभी भी लिए जाने होंगे वैक्सीनेशन के बाद भी। WHO में ही जो उनके चीफ एनालिस्ट हैं आब्दी मोहम्मद, उन्होंने कहा, ऑल्दो वी आर सीइंग अ रिडक्शन इन द न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज, almost all data shows T cells remain intact. That is what we really require. While the antibody defenses from some courses have been undermined, there has been hope that T cells, the second pillar of an immune response, can prevent severe disease by attacking infected human cells. अब ये कॉन्सेप्ट दो हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप टीका लगाते हैं तो आपके शरीर में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं और वो फिर बीमारी से लड़ती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपके शरीर में टी सेल्स भी होते हैं और वो टी सेल्स याद रखते हैं बीमारी को, और जब भी बीमारी पुनः आती है तो वो फिर सामना करते हैं। तो केवल ये कहना कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर नीचे आ गया इसलिए अब मैं खतरे में पड़ गया हूँ, ये संभवतः ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर आपका न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स नीचे आ रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, विच दे डिक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट दे डोंट बिकम ज़ीरो। इट इज़ नॉट ऑल एंड नथिंग सिनेरियो, या तो सब कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, ऐसी स्थिति नहीं है एंटीबॉडी टाइटर्स के मामले में। वो धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन जब तक वो एक डिफाइंड थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं तो वो बीमारी का मुकाबला करेंगे। इसके साथ साथ टी सेल्स भी बीमारी का मुकाबला करते हैं, यही अब्दी महमूद कहना चाह रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट किस प्रकार से फैला। ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं वो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या है। इस समय देश के 17 राज्य और संघ शासित क्षेत्र 358 ओमिक्रॉन केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं। सो देयर आर नाउ 358 ओमिक्रॉन केसेस in 17 states and UTs of India. We will now show the same figure in India's map. So there are 17 states and UTs, 358 cases, and 114 of them have recovered. So this is also important. We have also shared with you the breakup of these 350 cases state-wise and UT-wise, as well as the number of cases that have recovered state-wise and UT-wise. Equally important is an analysis of 183 cases that has been done, 183 Omicron positive cases. So out of these 183 cases that were analyzed, we found 121 had foreign travel history. हमने 183 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें से 121 केसेस की फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी। 44 मामलों में फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन अधिकांश फॉरेन ट्रैवल्स के ट्रैवलर्स के कॉन्टैक्ट्स थे, और 18 लोग ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो 39% ओमिक्रॉन पॉजिटिव मामले इस 183 में महिलाएं थीं और 61% पुरुष थे। वैक्सीनेशन स्टेटस एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इन 183 में से 87 लोग फुली वैक्सीनेटेड थे और 3 लोग ऐसे थे जिनको कि 3-3 डोज मिली हुई थी। इन 3 मामलों में से 2 मामले दिल्ली में और 1 मामला मुंबई में पाया गया है। 7 लोग अनवैक्सीनेटेड थे, 2 लोग पार्शियली वैक्सीनेटेड थे यानी उनको 1 डोज मिली थी, और 16 लोग ऐसे थे जो इनएलिजिबल थे यानी जिस भी देश से आ रहे थे उनके नेशनल वैक्सीनेशन कार्यक्रम में उस आयु वर्ग को नहीं कवर किया जाता था, तो इसलिए हम उसको दिखा रहे हैं। और 73 लोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन स्टेटस अननोन है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है और इसको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। भारत सरकार इस स्थिति के प्रति पूरी तरह से सचेष्ट है। 27 नवंबर से लेकर
21 दिसंबर के बीच में लगातार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के साथ विमर्श किया है, जिसमें नीति आयोग की ओर से डॉक्टर पॉल और ICMR और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की ओर से डॉक्टर बलराम भार्गव और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सचिव डॉक्टर गोखले और अन्य जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो शामिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 नवंबर से लेकर आज तक 2 बार बहुत विस्तार से पूरे मामले की समीक्षा की है और व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी 25 नवंबर से ही लगातार हर दिन सुबह 9:30 बजे इस मामले की दैनिक आधार पर समीक्षा कर रहे हैं, ताकि भारत सरकार का जो रिस्पॉन्स है वो रियल टाइम में लिया जा सके।